जी हाँ, इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल पर बायोलॉजी का पूरा कंटेंट एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कराया जा रहा है। इससे पहले हमने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में बहुविकल्पी प्रश्नों को लगा दिया है, देख सकते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्नों को लगा दिया है, देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्लास 12th बायोलॉजी के लघुत्तरी प्रश्नों की। और लघुत्तरी प्रश्नों में कौन से चैप्टर के लघुत्तरी प्रश्न हैं? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी पहला पाठ जो है। बच्चों, हम यहाँ पार्ट वाइज पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और अच्छे कंटेंट दे रहे हैं जो आपके मतलब कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने के चांसेस इस बार भी ज़्यादा हैं। तो बच्चों आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि एक सेब को आभासी फल जो है क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो देखो, सेब में फल का विकास कहाँ से होता है? पुष्पासन से होता है, थैलमस से होता है। इसी कारण इसे आभासी फल कहते हैं। जिस भी मतलब फल का विकास पुष्पासन से होता है उसे हम आभासी फल कहते हैं। और फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है। मतलब ऐसे फल की रचना जो है पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है। और सेब उसी में से एक टाइप का फल है। तो सेब को आभासी फल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका विकास पुष्पासन से होता है और इसी कारण इसे आभासी फल कहते हैं। और फल की रचना जो है पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है। बच्चों, ये बात आप सबको अच्छे समझ में आई। अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो अंतर लिखने के लिए मैंने देखा है कई बार आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और इस बार भी इसके पूछे जाने के चांसेस हैं। निम्न में अंतर कीजिए। पहला उभय लिंगाश्रयी और दूसरा जो इसी में जो है दूसरा पार्ट जो है जिसका अंतर लिखना है, मतलब अंतर इन दोनों में लिखना है। तो इसमें से पहला जो है वो क्या है? उभय लिंगाश्रयी और दूसरा जो है ये आपका एक लिंगाश्रयी। तो इसमें अंतर हमें बताना है। उभय देखो बोला है, उभय मतलब कॉमन होता है। आइए थोड़ा समझते हैं। जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं, नर और मादा एक कई, तो यहाँ पर देखो उभयनिष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे पौधे को हम जो है एक क्षयक कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक क्षयक बोलते हैं। जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, अरंडी आदि। लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, रंडी आदि जो है ये सब ऐसे पौधे हैं जिसमें नर और मादा जो हैं एक ही पौधे पर लगते हैं। अब आगे लिखा है एक क्षय पौधे में बहुधा नर पुष्प शीर्ष की और मादा पुष्प नीचे की ओर लगे रहते हैं और इन पौधों के पुष्पों में स्वपरागण भी हो सकता है। इन पौधों के पुष्पों में क्या हो सकता है? स्वपरागण भी हो सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। एक लिंगाश्रयी की बात करें, जब नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न भिन्न पौधे पर लगे होते हैं, अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं, तो ऐसे पौधे को हम द्विक्षयक कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्विक्षयक। जैसे पपीता, आपने पपीता में सुना होगा नर नारी पपीता, ठीक। सहतूत, भांग, केवड़ा, डेट पॉम, ठीक। ये सारे जो हैं वो एक लिंगाश्रयी हैं और इन्हें हम द्विक्षयक भी कहते हैं। और पौधों में केवल पर परागण ही संभव है। उभयलिंगाश्रयी में जो है आपका स्वपरागण होता है और इनमें केवल पर परागण ही संभव है। स्वपरागण हो ही नहीं सकता इसमें, ध्यान दीजिए, ठीक। फिर हमारा दूसरा अंतर अगर ध्यान से देखा जाए था असंगजनता और अनिषेक फलन, ठीक। इन दोनों में अंतर लिखना है, तो मैंने दोनों को यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखिए। लिखा है कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, इनके अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है, तो इस क्रिया को असंगजनता कहते हैं। मतलब जो पौधे का जीवन चक्र है उसमें युग्मक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, उसके अनुपस्थिति में, मतलब इनके ना होने की उपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये क्रिया जो होती है, इस क्रिया का हम क्या नाम रख देते हैं? असंगजनता। और अनिषेक फलन क्या है? तो देखिए, पहली बात तो ये बता दें कि यह शब्द जो है नॉल ने दिया था। अनिषेक फलन का नाम जो है नॉल ने दिया था। अंडाशय से बिना निषेचन के, अंडाशय जो होता है उससे बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अंडाशय से बिना निषेचन के
फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी कहते हैं। मतलब इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं और ऐसे जो फल होंगे जिनमें ये क्रिया होगी उनको हम क्या बोलेंगे, अनिषेक फलनी कहते हैं, अनिषेक फलनी फल कहते हैं। और यह फल बीज रहित होते हैं, यानी इसमें कोई बीज नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देखना चाहेंगे अंगूर, केले, अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है और अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिबरेलिन के छिड़काव से भी प्रेरित किया जाता है। अनार, नारियल या उन फलों में जिनमें खाने योग्य जो है भाग बीज का है, अनिषेक फलनी फल का बनना बेकार होता है। मतलब जिसमें मतलब कि खाने योग्य जो पार्ट है वो बीज का होता है तो उसमें ये अनिषेक फलनी फल बनना जो है वो बेकार होता है। हालांकि आपको जो है अनिषेक फलन पर यहाँ पर टिप्पणी लिखना था तो आप यहाँ तक जो है उदाहरण देकर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, इतना जो लिखना है आप देखिए बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ज़्यादा वहाँ पर बकवास भी नहीं लिखना है। आप यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ तक आप लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा और यहाँ तक आपको बेहतर समझ में भी आया है। ठीक, अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक, परागण, परागण मतलब कि आप समझ रहे हैं कि अलग अलग होगा यहाँ पर। परागण पौधों की सूक्ष्म जनन इकाइयाँ हैं जो अपने व अपनी ही प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर निषेचन का कार्य संपन्न करती हैं। फिर समझिए बच्चों, परागण पौधों की सूक्ष्म जनन इकाइयां हैं जो अपने व अपने ही प्रजाति के पुष्प के, अपने और अपने पुष्प पर या अपने ही प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर निषेचन का कार्य संपन्न करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फलों का निर्माण होता है और इनके बीजों द्वारा नवीन संततियों का निर्माण होता है। तो इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं, याद रखिएगा। अब इसके प्रकारों के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, परागण आपने सुना होगा दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण क्या है, स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प अथवा उसी पुष्प के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये स्वपरागण हो गया। परपरागण क्या है, इस क्रिया में जो है एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वहाँ पर देखिए स्वपरागण में एक पुष्प के परागण जो है उसी पुष्प के, जिसमें से है उसी पुष्प के या फिर उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पर परागण, पर मतलब पराया भैया, पराया अलग हो गया। इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और यहाँ पर दोनों पुष्प अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं, चाहे वे एक लिंगी हो या फिर द्विलिंगी हो। तो बात समझ में आया। अच्छा, नंबर नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोला गया कि बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो क्या है, यह एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना, मतलब एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होना। अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में कभी जो है काफ़ी कम पाई जाती है। मतलब ये घटना जो है अनावृत बीजी पौधों में ज़्यादा देखने को मिलता है, आवृत बीजी पौधों में कम देखने को मिलता है। इसकी खोज की बात करें, यानी बहुभ्रूणता की खोज जो है एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों में की थी। किसके बीजों में की थी, संतरे के बीजों में की थी। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। तो देखिए, बहुभ्रूणता की अगर खास बात समझा जाए तो एक बीज में बहुत सारे भ्रूण तो उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन जो अगली पीढ़ी होगी यानी अगला जो पौधा आएगा उसमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होगा। एक बीज में अधिक भ्रूण हो सकते हैं, वही बहुभ्रूणता है, लेकिन सक्रिय जो है पौधा बनाने के लिए एक ही भ्रूण होगा। आई बात समझ में? यस। आगे अगला देखते हैं, असंग जनन क्या है, उपयुक्त उदाहरण देकर इस क्रिया को समझाइए। अभी अभी हमने आपको थोड़ा समझाया भी, उधर थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अभी हमने बताया।
तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधों का निर्माण हो जाता है। इनकी उपस्थिति में नए पौधों का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंगजनन कहते हैं और इसकी खोज जो है विंकलर ने 1908 ईस्वी में जो है इस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। परिभाषा मैंने पहले भी बताया अभी इसी मतलब की वीडियो में, तो आप वहाँ से इसकी परिभाषा समझ सकते हैं। ठीक, अब यहाँ उदाहरण देकर इसकी प्रक्रिया को थोड़ा समझाना है। असंगजनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला कायिक जनन, इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता, किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती हैं एक नया पौधा जन्म लेता है, जैसे गन्ना और आलू। और अनिषेक बीजता जो है इसका दूसरा प्रकार होगा। लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण, इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, परंतु बीज के बनने में संयुग्मन और अर्धस्थिति विभाजन जो है नहीं होता है। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई। नंबर नेक्स्ट बात करेंगे बीजों के प्रकीर्णन विधि का उल्लेख कीजिए। तो देखिए बच्चों, बीजों का प्रकीर्णन जो है निम्नलिखित विधियों से होता है। पहला वायु द्वारा प्रकीर्णन, दूसरा जल द्वारा प्रकीर्णन, तीसरा जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन और चौथा विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन। सबसे पहले पढ़ेंगे वायु द्वारा प्रकीर्णन को। तो देखिए, हल्के बीज व फलों का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। जो हल्के बीज होते हैं और फल होते हैं उनका प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। जैसे आर्किड हो गया, सिनकोना हो गया, मदार हो गया, कपास हो गया, सेमल हो गया और नारबेलिया हो गया। ये सब जो हैं हल्के बीज हैं और इनका जो प्रकीर्णन होता है वो आपका जो है किससे होता है? वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा। हालांकि यहाँ पर नारबेलिया के बजाय वेलिया होता है, बात एक ही है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, अगला जल द्वारा प्रकीर्णन। तो भैया जो पौधा जल के आसपास रहेगा उसी में जल द्वारा प्रकीर्णन होगा। तो यह प्रकीर्णन जल में अथवा जल स्रोतों के किनारे उगने वाले फल वृक्षों में पाया जाता है। ठीक, जैसे नारियल और कमल। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन की बात करें तो ऐसे फल जो पके व मीठे होते हैं, उन्हें जंतु खा लेते हैं तथा उनके मल के साथ बीज बाहर निकलकर प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो वो जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन हो गया। जैसे पीपल, अंजीर, बरगद और गुलर, ये सब जो हैं जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। अच्छा, आगे एक और हमारे सामने दिख रहा है विस्फोटन द्वारा प्रकीर्णन। कुछ फलों में स्फुटन विस्फोट व झटके के साथ होता है। जो उसका विस्फोट होता है झटके के साथ होता है, मतलब जो टूटता है जब, जिससे बीज दूर जाकर गिरते हैं तो दूर भाग गया तो यानी यहाँ पर जो है प्रकीर्णन हो गया। इसका एग्जाम्पल है जिरेनियम, एब्रस, एंटेडा और आक्जेलिस। ठीक, तो ये सारे जो हैं प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। और आई होप कि वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।